नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल से लगातार आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपके एग्जाम की डेट भी मेरे दोस्तों आ चुकी है। प्रैक्टिकल एग्जाम आपके जनवरी में स्टार्ट हो रहे हैं और फरवरी में आपकी जो परीक्षाएं हैं कंप्लीट करा ली जानी है। तो इस नाते आप एकदम जम के लग जाइए, आपके पास समय एकदम नहीं है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ जो चैप्टर हम आप स्टडी कर रहे थे, छठा चैप्टर था इवोल्यूशन या विकास। तो यहाँ हमें आपको देखना था, हालांकि यहाँ उद्विकास हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें हमें बहुविकल्पीय प्रश्न देखने हैं और कुछ जो है निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो कि एक नंबर में कभी कभार पूछ दिए जाते हैं, उनको हमें आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का नेचर क्या है। सेलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और अच्छे क्वेश्चन होंगे मेरे बच्चों। आगे हम बढ़ें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल के पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं वीडियोस की तरफ और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ सेलेक्ट किए गए क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया गया है आपके क्वेश्चन बैंक में चौथे नंबर पे है ये, इस वजह से सीरियली आपको यहाँ 4 नंबर दिखाई दे रहा है, उसको ध्यान से देखें। यहां दिया गया है पहला क्वेश्चन, वो क्या है, उसमें पूछ रहा है मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन का अनुपात। हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन का जो अनुपात है वो कितना होगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। साथ ही साथ मिलर साहब को आपको याद रखना है इसी थ्रू, है ना। तो आपसे पूछ रहे हैं क्या मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था मेरे बच्चों, उसमें जाना चाह रहे हैं कि किस तरह उन्होंने किया था, क्या किया था। इन सारी बातों की थोड़ी बहुत आपको बताया गया है। कुछ जो है ऐसे हैं जो कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में मैं आपको बताऊंगा। यहां ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न के उत्तर में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन, अगर हम कहें हाइड्रोजन, दूसरा हम कह दें अमोनिया, जैसा कि आप जानते हैं NH3 होता है अमोनिया, और हम मीथेन की बात करें तो आपको मिल जाएगा क्या, CH4। ठीक है, हाइड्रोजन, अमोनिया और CH4 यानी मीथेन, यह जो है किस कंडीशन में, किस रेशियो में एक दूसरे से अटैच्ड हैं, इसकी बात करनी है। तो मेरे बच्चों अगर देखा जाए तो यहां जो रेशियो है 2:1:2 का है, इसे आपको हमेशा याद रखना है। और प्रयोग या एक्सपेरिमेंट किसका है, एक्सपेरिमेंट है मिलर साहब का, जो कि बहुत फेमस है, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में आपको देखने को मिला होगा। तो इसको अच्छे से देख लीजिए और अपने दिमाग में रख लीजिए। यह प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर यहां 5वां दिया है, क्या है, मछलियों के पंख तथा व्हेल के चप्पू, व्हेल के चप्पू मतलब किनारे जो पानी काटने के लिए होता है, दर्शाते हैं समरूपता, समजातता, पूर्वजता। तो यहां मामला क्या है, मछलियों के दे दिया है पंख, जबकि पंख नहीं होता चाहिए, पक्षियों के पंख होना चाहिए, है ना। चलिए अच्छा देख लेते हैं। अब बात कर रहा है व्हेल की। आप देखें, व्हेल की बात कर रहा है तो व्हेल में कह रहा है चप्पू। यहां देखिए पंख, मछलियों के पंख, और यहां दिया है व्हेल चप्पू। इनके बेस पे, हालांकि मछलियों के जो पंख की जगह फिन दे दिया होता तब भी सही था। फिन, आप जानते हैं मछलियों में किनारे किनारे ऐसी
स्ट्रक्चर बने होते हैं जो पंख जैसे दिखाई देते हैं, है ना। तो अब दोनों में क्या कह रहा है कि क्या रिलेशन है इन दोनों अंगों में। तो अगर मेरे बच्चों बात करें, जहां मछलियां जो है आप देखे हैं वाटर एनिमल्स के हैं और इनका वर्ग दूसरा है, ये अलग जो पाइसेज है या कह दें मत्स्य वर्ग है उसमें आती हैं। वहीं व्हेल की बात करें तो व्हेल क्या है, स्तनधारी है, मैमल्स में आता है, आप जानते हैं। तो इन दोनों में तो इस तरह से अंतर है ही। लेकिन अगर इनकी बात करें तो यहां मेरे बच्चों समरूपता दिखाई देती है। और इस समरूप अंग के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, समरूप अंग। अगर मेरे बच्चों समरूप अंग की बात करें तो समरूप अंग का बस इतना सा मतलब होता है कि देखने में तो अंग समान हो, कार्य समान कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी ओरिजिन है वो अलग अलग। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इनमें रिलेशन क्या हो जाएगा, समरूपता के बेसिस पे समरूप अंग ये हैं। तो समरूपता यानी के ऑप्शन जो का वाला जो ऑप्शन है वो यहां मेरे बच्चों सही हो जाएगा। और यहां रिलेशन क्या है, समरूपता का है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहां प्रश्न नंबर 6। देखिए कह रहा है जीवाश्म या फॉसिल्स प्रमुखता पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं इनकी चर्चा आपको करनी है। और यहां आपसे ऑप्शंस के रूप में 4 ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है। पहला दिया है अवसादी चट्टानें, जिसको आप सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, अवसादी चट्टानें। दूसरा है इग्नस रॉक। तीसरा है रूपांतरित या मेटामार्फिक चट्टान। और चौथा है किसी भी प्रकार की चट्टान। तो अगर हम बात करें जीवाश्म या फॉसिल्स की, जीवाश्म, तो जीवाश्म का मतलब होता है जीवों का वह अवशेष जो कि बहुत पहले चट्टानों के बनने में या मिट्टी आदि के बड़े पोर्शन के अंदर दब गए हों और एक निश्चित पीरियड के बाद 1000-2000 साल 100-200 साल बाद खुदाई में हमें क्या हो, प्राप्त हो। तो वो क्या हो जाते हैं, उनके कुछ अवशेष अगर प्राप्त होते हैं तो हम उनको जीवाश्म नाम देते हैं या उसी को फॉसिल्स कहते हैं आप। ठीक है। तो अब ये जो फॉसिल्स हैं ये क्या है, प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो जो अवसादी चट्टानें होती हैं, पहला ही ऑप्शन का अवसादी, अवसादी जो चट्टानें होती हैं उसमें मेरे बच्चों देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं अक्सर आपको मिलेंगी, यानी फॉसिल्स अक्सर मिलेंगे। कारण कि यह अवसादी चट्टानें परत दर परत बनती हैं और उस परत बनने की कंडीशन में अगर कोई जीव उस परत के अंदर आ गया तो वह उस समय पत्थर के रूप में होगा, जो कि टूटने के बाद ही अवशेष के रूप में प्राप्त हो सकता है। आप जानते हैं कि अगर गैसेस का प्रभाव ना हो, स्पेशली ऑक्सीजन आदि का, तो जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर हो जाता है और उस कंडीशन में बायोडिग्रेडेबल की जो कंडीशन है वो नहीं फॉलो होती, यानी कि वह सड़ता नहीं है। यही रीजन होता है कि जो बहुत ऊंचाई पे स्थित स्थान होते हैं बर्फीले, वहां कोई बॉडी अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाए या फिर कहते हैं सैनिकों का ही ग्लेशियर वगैरह पे जो रहना होता है और लड़ाई होती है, आप देखते हैं कि वहां कोई अगर डेथ कर जाए तो वहां उनकी जो बॉडी होती है एज सच पड़ी रहती है, काफी दिनों तक सड़ती नहीं है क्योंकि बर्फ का प्रभाव होता है। तो ऐसा ही कुछ पोर्शन इसमें मिल जाता है। तो इस नाते यह अवसादी चट्टानें होंगी, जैसा कि आपको यहां क्वेश्चन के नेचर से पता चल रहा है। इस तरह से यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग उदाहरण हैं। क्या हैं? कीटों के मुख्य उपांग
कीटों के जो मुख्य उपांग हैं उनका आपको उदाहरण पूछ रहा है कि उदाहरण किस चीज के हैं, तो यहां भी मामला क्या है, समजातता का है। ये समजात अंग जैसा व्यवहार करते हैं, इस वजह से क्या है, समजातता का यहां उदाहरण ये बनेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि समजात अंग ऐसे अंग हैं जो देखने में और कार्य में तो समानता रखते हैं, लेकिन अगर उनके आप ओरिजिन को देखेंगे तो ओरिजिन में समानता नहीं होती है। तो क्योंकि विभिन्न कीटों की बात कर दिया है ना, अलग अलग कीटों की बात कर दिया, यहां विभिन्न लिख लीजिए। इस वजह से हर एक कीट के लिए अलग अलग उनकी ओरिजिन हो सकती है, इस वजह से यह प्रश्न जो है समजातता पे आ गया। तो यहां आप देखेंगे कि जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, समजातता, जो कि आपकी ग ऑप्शन में दिया गया है। देख लीजिए क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन देखें। क्लियर है, आगे बढ़िए बच्चों। अगला जो पोर्शन है वो देखिए आप, अगला पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें से जो है सेलेक्ट किया गया है। इसमें क्या है आपके लिए जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में वो है आपका प्राकृतिक चयन या वर्ण का सिद्धांत। नेचुरल सिलेक्शन की बात यहां की गई है मेरे बच्चों। नेचुरली सिलेक्शन कैसे ऑर्गेनिज्म का होता है, कल आपको लेक्चर में ही हमने आपको बताया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने कहा था, डार्विन साहब ने कहा था। लैमार्क साहब ने क्या कहा था, आपको बताना है, ठीक है। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमारे क्वेश्चन का आंसर भी दें और यहां बढ़ें। देखिए प्राकृतिक चयन या वर्ण का जो सिद्धांत था यह किसने दिया था, तो मेरे बच्चों चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने ही बताया था प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन। इसे आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बेस पे भी जान सकते हैं। वही इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेगा जो कि फिट होगा इन्वायरमेंट के अनुसार। अगर सर्वाइव नहीं अगर वो फिट नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं करेगा, जैसा मैंने डायनासोरस का एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके लिए यहां जो सेलेक्ट किया गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 के रूप में, क्या है, व्हेल, चमगादड़, चीता, मनुष्य की अग्र जो पाद की अस्थियां हैं संरचना में समान है, क्योंकि देखिए व्हेल है, चमगादड़ है, चीता है और मनुष्य। अगर हम इन तीनों की बात करें तो चारों की बात करें तो ये चारों क्या हैं, ये सभी मैमल हैं या कह दे स्तनधारी हैं। और आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा मैमल्स या स्तनधारी का बस इतना सा मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चों को मिल्क प्रोवाइड करें, मिल्क पिलाएं, दूध दें, है ना बच्चों को। तो इस तरह से उनके पास ग्लैंड पाई जाती है, मैमेरी ग्लैंड, जो कि दूध का उत्पादन करती है। उनके बेस पे इनका नाम पड़ा हुआ है ये स्तनधारी। अब देखिए ये चारों हैं, ये क्या हैं, प्राकृतिक चयन की बात हो रही थी आपके पहले वाले क्वेश्चन में। उसके नीचे वाला पोर्शन देखिएगा, व्हेल और चमगादड़, चीता। इसमें पूछ क्या रहा है, अग्रपाद की अस्थियां संरचना में समान है, क्या है, संरचना में समान। अग्रपाद की जो अस्थियां हैं वह संरचना में समान है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, क्योंकि, क्यों समान है, दिया है ऑप्शन, एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का निर्माण हुआ है, पहला, इसके पूर्वज समान थे, दूसरा, तीसरा ऑप्शन है यह समान कार्य करते हैं, इनसे जैव रासायनिक समानताएं निकलती। तो चारों ऑप्शन में आपका क्या मिलेगा, सभी स्तनधारी हैं।
और अगर समानता की बात करें तो इनके जो पूर्वज थे वो क्या हैं, समान थे। इसी वजह से यह क्वालिटी इसमें पाई जाती है सिमिलरिटी की। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे और क्वेश्चंस जो है आप एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए मेरे बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 14 नंबर पे। क्या कह रहा है? कह रहा है आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है। निकटतम संबंधी से मतलब है कि सबसे पास जो उसके हो, नई जो कह दे जनरेशन बनी, कह दे नई स्पीसीज बनी है, उसके आसपास जो है, तो उनके आसपास की अगर हम बात करें तो मनुष्य जो आधुनिक है, मानव के निकटतम की अगर हम बात करें तो निकटतम कौन सा है? चिंपैंजी। चिंपैंजी क्या है? मानव का निकटतम संबंधी है, एकदम पास स्थित है। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां क्वेश्चन नंबर 14 में जो घ ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। चिंपैंजी मानव जो है बहुत नियरेस्ट है किसके? चिंपैंजी के, यानी इससे मिलता जुलता क्या है? कैरेक्टर रखता है, या कह दे कैरेक्टर्स की समानता रखता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। 15वें नंबर पे क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। बताना है चिड़ियों के पंख, घोड़े की अगली टांगे। तो यहां देखिए दिया है चिड़ियों के पंख और घोड़े की अगली घोड़े की अगली टांग। इन दोनों के बीच में आपसे पूछ रहा है दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं? तो आप देखिए, चाहे पंख हो चाहे टांग हो, ये दोनों चीजें क्या हैं? मूवमेंट में, एक तरह से गति में क्या करती हैं? सहायक होती हैं। तो ये क्या हैं? समजात अंग के अंतर्गत आएंगी। समजातता का यह उदाहरण बनाएंगी। क्यों? इनके जो कार्य हैं उसकी समानता इसमें दिखाई देगी। ठीक है, तो ये चीज यहां आप ध्यान रखिएगा, उसके आधार पे यहां समानता हो जाएगी। तो यहां समजातता उदाहरण आपका क्या है? समजातता के उदाहरण बनेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का जो उदाहरण है वो क्या है? ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ख आपको मिलेगा, समजातता। आगे बढ़े मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, यहां ध्यान से देखें। पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक पुनरावृत्ति सिद्धांत। जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है वो किसने दिया था, यह आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन आपको यहां यह भी जानना है कि इसमें कहा क्या गया था। तो मेरे बच्चों, अगर देखने की बात कहें, पुनरावृत्ति के सिद्धांत की बात करें, तो इसको देने वाले कौन थे? इसको देने वाले थे डार्विन साहब। जो डार्विन साहब थे, इन्होंने इस पुनरावृत्ति की बात की थी, है ना। तो इस वजह से पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है वो डार्विन साहब ने दिया है। ठीक है, एक नाम यहां और आ रहा है, हेकल।
उन्होंने भी पुनरावृत्ति से संबंधित बात कही थी कि जो जीव हैं भ्रूणी परिवर्धन के दौरान अपने जाति के लक्षणों को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो यह भी पुनरावृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो दोनों बातें यहां हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है आपको, इस वजह से यहां सावधान रहें। आंसर देख ले, आंसर आपके सामने है, क्लियर है। अगला प्रश्न मेरे बच्चों देखें, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृपों एवं पक्षियों की जोड़ने की कड़ी है माना जाता है। तो पक्षी और सरीसृप दोनों को कौन जोड़ेगा, सरीसृप और मेरे बच्चों पक्षी की बात करें तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिव लिंक है वही है आर्कियोप्टेरिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों के लक्षण समाहित होते हैं और यह अब आराम से उपलब्ध आपको नहीं होता। यह क्या है, एक तरह से लुप्त प्राय होता जा रहा है। और आप जानते हैं ऐसे जो लुप्त प्राय होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे सरीसृप और पक्षी के बीच जो है आर्कियोप्टेरिक्स रखा गया है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं, सरीसृप जैसे भी और पक्षी जैसे भी। यह कनेक्टिव लिंक है। तो यहां ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा, देख लीजिए। अगला प्रश्न जो आपके सामने है मेरे बच्चों, उसे ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है। किसने जीवन से उत्पत्ति दिया था, स्टेनली मिलर साहब ने, AI ओपैरिन साहब ने, JB हेल्डन साहब ने और माल्थस साहब ने। तो यहां मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, नहीं वर्ड बहुत छिपा करके देता है जो कि आपको परेशानी क्रिएट कर सकता है। पूछ रहा है कौन सा नहीं है। मिलर साहब ने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बेसिस में बताया है, अपना एक्सपेरिमेंट दिया है। ओपैरिन साहब ने भी दिया है, यह अभी आप जानते हैं। JBS हेल्डन साहब ने भी दिया है, और नहीं दिया है तो माल्थस साहब ने। और माल्थस साहब ने क्या किया था, कुछ और वर्क किया था। और क्या वर्क है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपको बताया है हमने पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो इसको देखें और क्लियर करें और आगे बढ़ें मेरे बच्चों। तो माल्थस साहब ही आंसर यहां बनेगा, जो कि आपको नहीं पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है विकास की उत्परिवर्तनवाद निम्नलिखित किसने प्रतिपादित, यानी उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था, उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत किसने दिया था, आपसे पूछ रहा है। तो आपने देखा और जाना कि जो ह्यूगो डेवी साहब हैं उन्होंने ही उत्परिवर्तनवाद के बारे में बताया था, और बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। इनको आप अच्छे से रख लीजिए, इनसे एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाते हैं। इन्होंने ही कहा था कि उत्परिवर्तन अचानक नहीं होता है, जातियों में लगातार चेंज होते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। और अचानक जो ये चेंज हो रहे हैं, जो ये धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, वह अचानक एक नई जाति को क्या कहते हैं, जन्म दे देते हैं। तो इस तरह की कुछ बातों के साथ इन्होंने अपनी थ्योरी रखी थी, वो थे ह्यूगो डेवी साहब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चों देखें, क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर का प्रश्न। क्या निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मानव है, वास्तविक मानव कौन है, यह चीज आपको बतानी। वास्तविक मानव, चलिए, निएंडरस्थल मानो, होमो इरेक्टस मानो, होमो हैबिलिस मानो और सिवा पिथेकस मानो। तो यह जो है आपको एक लास्ट पोर्शन में हमने थोड़ा सा बताया था, उसमें मानव का जो विकास है, कहते हैं मानव का जो विकास है, उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि इनमें अगर देखा जाए तो वास्तविक जो मानव है वही निएंडरस्थल मानव कहलाए, जो कि ऑप्शन में दिया गया है इसके अनुसार, ठीक है।
तो यहां जो सही हो जाएगा वो क्या है, नियंडर स्थल मानव सही हो जाएगा मेरे बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या कह रहा है, ध्यान से देख। लुई पाश्चर के हंसग्रीवा फ्लास्क, स्वान नेक फ्लास्क प्रयोग से सिद्ध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था, लुई पाश्चर ने। क्या दिया था, हंस जैसा गर्दन बनाया था। किसकी, फ्लास्क की। क्यों, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीधे कांटेक्ट ना होने की वजह से अटैक ना कर सकें। ये भी बात आप अच्छे से समझ रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट आप हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो सिद्धांत उन्होंने दिया था वो क्या था, जीवोत्पत्ति। जीवोत्पत्ति यानी जीवित वस्तुओं या जीवित ऑर्गेनिज्म से ही, जैविक चीजों से ही जीवित या अन्य जीवों की जो उत्पत्ति है वह हुई है, किसी निर्जीव से नहीं। और निर्जीववाद जो था, जिसमें यह कहा गया था कि सजीव की उत्पत्ति निर्जीव से हुई है, उसका उन्होंने अपने इस लुई पाश्चर साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट से खंडन किया है। इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे बैक्टीरिया पे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो ये इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्होंने आपको ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आदि के बारे में भी बताया। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकर्ण का उदाहरण नहीं है। याद रखेंगे, नहीं पूछ रहा है। तो अनुकूली, अगर हम विकर्ण की बात करें तो जो डार्विन फिंच है, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल है, जलीय स्तनी है या ऑस्ट्रेलियन अपने, तो यहां जो ऑस्ट्रियाई मार्सुपियल है, यह क्या है, अनुकूली विकर्ण का उदाहरण नहीं है। यह कोई अनुकूलन नहीं है, यह उनके जीवों की संरचना इस तरह से है कि जो मार्सुपियल है यह भ्रूण पाउच के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो कंगारू पाए जाते हैं उनके फ्रंट जो फीमेल होती हैं, मेल जो होती हैं, उनके फ्रंट पोर्शन पे होता है, बच्चा तो फीमेल देती है, बट मेल का काम होता है पेरेंटल केयर और उस बच्चे को संभालना, और जब तक बड़ा नहीं होता तब तो वो भ्रूण पाउच होता है उनके पास, जिसको मार्सुपियल कहते हैं, उसमें वो रखते हैं। तो यह चीज जो है आपको देखने को मिलेगी। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रियाई जो मार्सुपियल, माफ करिएगा, यहां ऑस्ट्रियाई एक अपरास्तनी दिया है, वो सही होगा क्योंकि ये तो है ना। नहीं है तो क्या है, ये है, पूछ रहा है नहीं है, तो यहां ऑप्शन जो डी होगा ऑस्ट्रियाई अपरास्तनी, यह क्या है, यहां ऑप्शन के रूप में है, जो कि क्या अनुकूली विकर्ण का उदाहरण नहीं है। तो बढ़ते हैं मेरे बच्चों आगे अगले प्रश्नों के बीच में, जो 1 नंबर के प्रश्न हैं और आपसे पूछे जाते हैं। चलिए मेरे बच्चों, यहां जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने दिया गया है क्या, यहां देखिए दिया है समजात विषमजात अंगों में अंतर बताइए। समजात अंग किसे कहते हैं, समजात, थोड़ा सा यहां देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो अंगों का उद्भव जब एक जैसा हो, चाहे उनके कार्य तथा स्वरूप अलग अलग हों, तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं, समजात। हमने आपको ओरिजिन अलग कह दिया था, वहां ध्यान रखिएगा, और इस चीज को जो वहां गलती हुई है, मिस्टेक है, उसको वहां इंप्रूव किए रहिएगा। क्या है, यहाँ ओरिजिन समान है तो वहां ओरिजिन समान दिमाग पे रखिएगा, हमारे मुंह से निकला है उसको वहां आपको माइंड करना है, गलती हुई है उसको वहां आप इंप्रूव करके रखिएगा। क्या है, यहां उद्भव जो है वह दो अंग ऐसे उद्भिद हों जो कि क्या है, वह
ओरिजिन के बेस पे क्या रखें, सिमिलरिटी, यानी जिनकी उत्पत्ति समान तरीके से हो, समान तरह से हो, भले ही वो कार्य में क्या हो, कार्य में क्या हो, अलग अलग हो, कार्य व स्वरूप क्या हो, इन दोनों में अलग अलग हो, है ना, अलग अलग हो मेरे बच्चों। तो अगर जो है समजात अंग की बात करेंगे तो समजात अंग ओरिजिन में समान होगा, और कार्य की बात करें या स्वरूप की बात करें तो उसमें अलग हो सकता है। तो कार्य और स्वरूप अलग हो सकता है, किंतु जो ओरिजिन होगी वो समान होगी। ऐसे अंगों को हम क्या नाम देंगे, समजात अंग नाम देंगे। आगे दिया है मनुष्य के अग्रपाद तथा पक्षी के पंख विषमजात अंगों का उद्भव अलग अलग होता है, चाहे उनका स्वरूप कार्य एक जैसा हो, जैसे पक्षी के अंग तथा आर्थ्रोपोड्स के पंख। ठीक है, तो यही देखिए विषम जात के लिए क्या कहा उन्होंने कहा यहां कि मनुष्य के अगला पाद, पैर और पक्षी के जो पंख हैं वो विषम जात हैं, क्योंकि उद्भव जो है, ओरिजिन जो है वह अलग अलग है, जबकि समजात में क्या है, ओरिजिन समान होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए मेरे बच्चों उसे ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िए। यहां एक दिया है पूर्वजतता और प्रत्यावर्तन का उदाहरण सहित समझाना है आपको। इन दोनों जो वर्ड हैं आपसे एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है और उसी के बेस पे हमने यहां सेलेक्ट किया है। ध्यान दीजिए और देखिए। पूर्वजों में उपस्थित तथा क्रियाशील अंगों का जो आधुनिक काल में विलुप्त हो चुके हैं, प्रत्यावर्तन होने से पूर्वजातता कही जाती है। यानी पूर्वजों में उपस्थित थे, क्रियाशील थे, जो कि आधुनिक काल में विलुप्त हो चुके हैं, वो क्या हैं, इन्हें पूर्वजता, जिसे आप एटाविज्म नाम देते हैं। ठीक है, यहां अगर आप देखेंगे तो मानव का जो विकास है पूंछ वाले जंतु से हुआ है। मानव शिशुओं में कई बार 15 सेमी तक की पूंछ पाई जाती हैं, जो बड़े होने पर लुप्त हो जाती है। तो ये क्या है, पूर्वजता है, यानी पूर्वज में जो लक्षण थे वह जो है आप में भी दिखाई देने लगते हैं। हालांकि वह पहले लक्षण थे, अब आधुनिक जो जीव हैं उनमें वह समाप्त हो गए, उसके बाद भी कभी कभार आ जाते हैं। तो ये क्या है, पूर्वजता है। ठीक है, पूर्वजता को आप अच्छे से समझते रहिएगा। अगला प्रश्न तीसरा हमने आपके लिए सेलेक्ट किया था कि जीवाश्म क्या है। जैव विकास के अध्ययन में जीवाश्म के महत्व के बारे में आपको बताना है। देखिए मेरे बच्चों, लाखों वर्ष प्राचीन सामान्यतः विलुप्त जो जीव हैं अथवा उनके जो भाग हैं के अवशेष अथवा उनके साँचे, जिससे उनके अस्तित्व का पता लगता है, भूपटल यानी अर्थ क्रस्ट की चट्टानों में प्रिजर्व्ड हो जाते हैं, यानी परिरक्षित हो जाते हैं, जीवाश्म या फॉसिल कहलाते हैं। हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर ही पहले। इनका अध्ययन जो होता है पैलेंटियोलॉजी के यानी जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इससे विकास के कई पहलुओं का ज्ञान होता है। उसे जाति के उस समय के अस्तित्व और उस जाति के विकास के क्रम का पता चलता है। तो उनके अस्तित्व और उनके विकास का जो क्रम है वह पता चलता है अगर जीवाश्म मिलते हैं। और जीवाश्म आप देखते हैं लगातार जीवाश्म की खोज होती है और नई नई जानकारियां आपको मिलती हैं। तो इसको याद रखेंगे। और जीवाश्म आपको अवसादी चट्टानों मिलती है, यह भी आपको पता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच संयोजक कड़ी का नाम क्या है? तो अभी आपको कुछ देर पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने आपको आर्कियोप्टेरिस का नाम बताया था, इसको जरूर याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है।
वहीं देखिए अवशेषी अंगों की बात की जा रही है, मानव में पाए जाने वाले 2 अवशेषी अंगों के नाम बताइए। अगला दिया है अवशेषी अंग क्या है, मनुष्य में किसी एक अंग का उदाहरण दीजिए। तो ऐसे अंग जो पहले तो एक्टिव थे किंतु प्रेजेंट में या फिर कहते हैं आधुनिक युग में वह क्या है, इनएक्टिव रूप में हो गए हैं, यह वर्क नहीं कर रहे हैं या उनकी जरूरत खत्म हो गई है। तो इस तरह से आप देख लें वह अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में कई ऐसे अवशेषी अंग हैं। देखिएगा वेस्टिजियल ऑर्गन, अनेक जीवधारियों में कुछ ऐसे अंगों के अवशेष या चिन्ह मिलते हैं जिनका वर्तमान में कोई कार्य नहीं है। पूर्वजों में ये अंग पूर्ण विकसित एवं क्रियाशील रूप में उपयोगी रहे होंगे। किन्हीं कारणों से इनका महत्व समाप्त होने से अवशेषी अंग के रूप में यह जाने जाते हैं। भविष्य में इनका महत्वहीन होने की कारण ही इनका विलुप्त होना संभव है। मानव में कर्णपल्लव, शरीर के बाल, निमेषक पटल, कृमिरूपी परिशेषिका, अग्लडाढ़ इसी प्रकार के अंग है। ये सारी चीजें क्या हैं, आपके अवशेषी अंग का उदाहरण है। और जो कृमिरूपी परिशेषिका है जिसको आप वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं या अपेंडिक्स का रोग कहते हैं, वो एक्चुअली रोग नहीं मेरे बच्चों, अवशेषी या वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि सेलुलोज के पाचन के लिए आपके बॉडी में पाया जाता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह से मेरे बच्चों यह जो सेक्शन है यही आपका समाप्त होता है। आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ नए सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।